नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं और विश्व भूगोल हमारा लगभग अब अंतिम चरणों में चल रहा है। तो आज उसकी ये 17वीं कक्षा है ना। आज 17वीं कक्षा है। आज भी वही हम लगभग 50-55 प्रश्न अपना 50 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है विश्व की जलवायु। ठीक है, विश्व जलवायु किस प्रकार की है, कैसी कैसी चीजें कहाँ मिल रही हैं, है ना। आपसे दो तीन माफ कीजिए, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता चलूंगा किस किस प्रकार की जलवायु है, कैसी कैसी है। बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जो भूमध्य रेखा के आसपास है उसको विषुवतीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु कह रहे हैं। एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रमुख होती है, एक यूरोपीय जलवायु प्रमुख है। जैसे जैसे प्रश्न में आता जाएगा मैं आपको उसी के माध्यम से बताता चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय में विस्तार की विभिन्नता किस कारण से होती है। वो पूछ रहा है कि जो कभी जैसे जाड़ों में आपका क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, तो उसका कारण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है ना, जो अपने अक्ष पर इस तरीके से घूम रही है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो ये गलत है। ऋतु परिवर्तन इसके कारण नहीं होता। तो एक वाला अगर आप उड़ाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 और 4। फिर भी देख लेते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, हाँ ये एक विकल्प हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। स्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति से दिन रात्रि का तो कोई विशेष मतलब है नहीं। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, यही सबसे बड़ी बला है। जो पृथ्वी इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात्रि के समय में बदलाव हो जाता है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर होना चाहिए। क्या सही है, 2 और 4 सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। महाद्वीपों के अंतस्थों मतलब क्या हो गया, जैसे अगर ये मान लीजिए महाद्वीप है, ये कोई महासागर है, तो यहां की बात चल रही है। अंतस्थों मतलब अंदर स्थित स्थलों का वार्षिक ताप परिसर मतलब तापांतर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है। अब तटीय क्षेत्र में क्या जल मामला है, जैसे आप गोवा चले जाओ, आहा सर आपने गोवा कह दिया, मजा आ गया, यहीं पढ़ ले अभी, ऐसा गोवा चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो वहां क्या है, तटीय क्षेत्र है। वहां हवाएं लगातार चल रही हैं, समुद्र की तरफ से हवाएं चल रही हैं, तो वो ठंडी हवाएं हैं और टेम्परेचर को वो लोग मेंटेन रख रहे हैं। तो भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, तो तुंगता जैसा कुछ नहीं है। अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, उल्टी बात दे रखी है। अंतस्थों में तेज पवन नहीं होती है, किनारे वाले एरिया में तेज पवन होती है, क्योंकि यहां क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनते रहते हैं, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता रहता है। क्योंकि जल क्या होता है, ना तो आसानी से ठंडा होता है, ना आसानी से गर्म होता है, और स्थल आसानी से गर्म हो जाता है, आसानी से ठंडा हो जाता है। उस कारण निरंतर यहां दिन के समय हाई प्रेशर लो प्रेशर अलग होता है, रात के समय हाई प्रेशर लो प्रेशर अलग होता है, उसकी वजह से हवा चलती रहती है। तो अंतस्थों में तेज पवन की विद्यमानता नहीं है, किनारों पे तेज पवन की विद्यमानता है। तीसरा गलत। अब 2-3 को उड़ाओ, कहां ले 2 को ही अगर आप हटा दोगे तो काम चल जाएगा। केवल एक इसका सही आंसर होगा। भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर है उसकी वजह से मेन कारण ये है। ठीक है, मनुष्य कारक मुख्य को मनुष्य पढ़ रहा हूं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो क्या है, अक्षांश है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपरी अक्षांशों पर जाते जाएंगे, जलवायु का प्रतिरूप बदलता जाता है। जलवायु क्या है, किसी स्थान की लॉन्ग टर्म मौसमी दशाएं है ना, जो उसकी मौसम क्या है, शॉर्ट टर्म है। अभिनेत्री कहती है ना, यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो उसको पता है मौसम डेली चेंज हो रहा है, जलवायु धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो आगे की लाइन ये हो सकती थी कि यार बदलना जाना मौसम की तरह और मेरे साथ रहना जलवायु की तरह। खैर चलो, तो जलवायु मतलब लॉन्ग टर्म चीज है और मौसम क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो पूछ रहा है किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करती है, तो उसका हाइट क्या डिसाइड कर सकती है, हाइट मौसम डिसाइड कर सकती है ना। लेकिन अक्षांश जो है, क्योंकि अक्षांश स्टेबिलिटी है, स्टेबल चीज है, और ऊपरी अक्षांश पे बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, हमारे पास ठंड की मात्रा बढ़ती जाती है, सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। तो उस प्रकार से क्या है, जलवायु डिसाइड हो जाती है। थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम क्षेत्रफल पर कौन सा एरिया है
मैक्सिमम क्षेत्रफल पर माना जाता है शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है मैक्सिमम एरिया में, ठीक है। मैक्सिमम एरिया में क्या है, शुष्क प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पे देखोगे ग्लोब पे तो ऊपर की तरफ वाले एरिया में क्या है, ज्यादा स्थलीय खंड है, ज्यादा स्थलीय खंड है, ऊपर की तरफ आर्द्रता की कमी होती है, शुष्कता ज्यादा होती है, इस वजह से। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। बात सही है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य तप इनको मिल रहा है, दिन में गर्म हो जाते हैं, रात को ठंडे होते हैं, बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है ना। संवहनीय प्रकार की वर्षा इनमें होती है। वर्षा के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए एनसीईआरटी वाली क्लास में, तो वहां आप जाके डिटेल में देख सकते हैं ना। तो क्या होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। तो बात सही है, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है। तो बात सही है ना। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है ना। तो ये सही आंसर होगा, क्योंकि इस वजह से है, ठीक है। चलो अब ये बड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं। हर दिन कमोबेश एक सा ही प्रतीत होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। कहां की बात है, भूमध्य रेखा के आसपास का ऐसा सिस्टम है। दिन के समय एकदम गर्म होगा, गर्मी से क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, है ना। और बाष्पीकरण से क्या होगा, बाद में संघनन होकर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, वर्षा हो जाएगी, मामला शांत। डेली का सिस्टम वहां चलता है, इसीलिए वहां क्या है, वर्षा अधिक हो रही है, सदाबहार बन पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां की कहानी चल रही है ये जो बात कर रहे हैं कहां की कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेशों की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मिलती है। मतलब सभी प्रकार की जलवायु वहां मिल रही है, वहां भूमध्य सागरीय जलवायु भी है ना, वहां शीत कटिबंध भी है, वहां उष्ण कटिबंध भी है। तो सभी प्रकार की जलवायु जहां मिल रही है वो एशिया महाद्वीप है। इसको आप अपने मैप में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कुछ हिस्सा गर्मी वाले एरिया में भी है, कुछ हिस्सा ठंडी वाले एरिया में भी है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु से भी इसके कुछ भाग टच हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। देखो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन नहीं पाया जा रहा है, तो जो इथियोपिया है ना, जो इथियोपिया है इसमें से वो भूमध्य रेखीय जलवायु के आसपास नहीं है। मतलब 5 से 8 डिग्री या 5 से 10 डिग्री के आसपास नहीं है। बाकी कांगो, गैवेन और जायरे ये सब क्या है, ये सब भूमध्य रेखीय जलवायु के हिस्से हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कौन नहीं है। मैप पे आप देखोगे एक बार, आपको स्थिति समझ में आ जाएगी क्या मैटर है ना। भूमध्य रेखा के आसपास की कंट्री देख लेना। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। एक भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नवत हैं। क्या विशेषताएं हैं उसकी, उष्ण और शुष्क जल, उष्ण मतलब और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार क्या कहते हैं, ओक के वृक्ष। तो अब देखो यहीं से पकड़ लो, सदाबहार वृक्ष है, और भाई साहब सदाबहार वृक्ष कहां पाया जाएगा, तीनों विशेषता बता रहे हैं। सदाबहार वृक्ष कहां पाए जाएंगे, सर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं मेरे मुख्यतः उष्ण कटिबंधी में, है ना, उष्ण कटिबंधी एरिया में। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। पूर्वी चीन, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक। तो ये जो विशेषता है ना, सदाबहार वाले वृक्ष भूमध्य सागर और या फिर उस वाले क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे। सुहावना और आर्द्र शीतकाल, शीतकाल में वर्षा भी, अभी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में आप आगे वाले प्रश्नों में बताऊंगा, वहां और बेहतर तरीके समझ में आएगी। जो शीतकाल है ना, आर्द्र शीतकाल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ठंड है और ठंड में बारिश हो रही है, वो कहां हो रही है, ठंड में बारिश हो रही है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हो रही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 9th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है। तो उष्ण कटिबंधीय एरिया है ना, आपसे दिखा रखा है उष्ण कटिबंधीय एरिया है, सवाना प्रदेश की बात कर रहा है, यानी अफ्रीका में पड़ती है सवाना प्रदेश वाली वो, है ना। तो जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, वर्ष भर वर्षा नहीं, वर्ष भर वर्षा वहां नहीं होगी, केवल शीतकाल में वर्षा। ये भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, सॉरी आप याद रखोगे, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है कि वहां जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु नहीं,
और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। हाँ, तो यहां उष्ण कटिबंध में क्या होता है, निश्चित समय के लिए शुष्क ऋतु होती है और निश्चित समय के लिए आर्द्र ऋतु होती है। मतलब एक निश्चित समय में क्या होगी, शीत ऋतु आएगी, निश्चित समय में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। बात सही है। क्यों? क्योंकि यहां इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतनी ज्यादा आर्द्रता होती है कि होता क्या है कि लगातार बारिश पड़ रही है और सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो बाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो और बहुत सारी बीमारियां यहां पनपती हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। तो बात ये सही है। फिर क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है ना, तो ये भी बात, लेकिन ये सही इसकी व्याख्या नहीं है ना, इसकी सही व्याख्या नहीं है कि इस वजह से मनुष्यों के लिए थोड़ी ना अनुकूल है। मनुष्यों के लिए अनुकूल इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां जो है बीमारियां ज्यादा पनप रही हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है ना, ए और आर दोनों सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, वो मुख्यतः कहां मिल रही है, वो मुख्यतः आपको मिल रही है भूमध्य सागर का एरिया आप देखिए, उसके आसपास, जैसे इटली रहा, तुर्की रहा, है ना, उसके आसपास जो कंट्री पड़ रही है उनमें पड़ रही है। प्लस जो आप उत्तरी अमेरिका का इधर वाला हिस्सा देखोगे, इसको कौन सा बोल सकते हैं हम, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उत्तरी अमेरिका के और दक्षिणी अफ्रीका वाले हिस्से में, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी वाले हिस्से में, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी वाले हिस्से में, इस सब के एरिया की जो जलवायु है इसको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। यद्यपि यह क्षेत्र भूमध्य सागर के पास नहीं है पर वहां ऐसी ही जलवायु पाई जा रही है। तो कहां नहीं पाई जा रही है, तो जो मेरा न्यूयॉर्क है ना, वो अमेरिका में इस साइड पड़ता है, इस साइड पड़ता है, ना कि इस साइड, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 12th का। अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। बात सही है। मैं आपको भी बता रहा था कि भूमध्य सागर, अपने यहां भी जो जाड़ों वाली वर्षा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो समझ लो, एक मिनट बता दूंगा तो और याद सा रह जाएगा। जैसे ये भारत है तो भूमध्य सागर अपनी तरफ इधर की तरफ पड़ता है, तो इधर से जो भूमध्य सागर में जाड़ों में जो मामला हो रहा है ना, जाड़ों में वर्षा हो रही है, उसका कुछ आर्द्र हवा क्या हुई, उसकी कुछ हवा, नमी धारण हवा हमारे साथ इधर आ गई, वो कुछ ऊपर जेट हवाएं चलती हैं उनके साथ फंस के आ जाती है, इधर आ जाती है और हमारे यहाँ क्या होती है, जाड़ों में वर्षा कर देती है, हमारे यहाँ जाड़ों में वर्षा कर देती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भूमध्य सागर में, जाड़ों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होती है, जलवायु में जाड़ों में वर्षा होती है, बात सही है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो गर्मियों में शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बात ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है भाई। भूमध्य सागर में, इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं बीच में क्यों लगाओ। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा में शीत ऋतु, मतलब वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि भाई गर्मियों में वहां शुष्क हवा चल रही है, ये इसका कारण थोड़ी ना है ना। तो ये गलत हो जाए, मतलब बात तो सही है, गर्मियों में शुष्क हवा ही होती है, लेकिन इसका कारण नहीं है। तो देखो कहां है, अब देखो ये उस टाइप वाले सवाल आ गए, भगा दिया इन्होंने। मतलब पहले ऑप्शन सेट होते थे, पहला ऑप्शन होता था सही है उसका कारण है, दूसरा होता था सही है स्पष्टीकरण नहीं है, फिर इस हिसाब, लेकिन इसमें ऑप्शन बग गए, उसी हिसाब से हमें देखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, ठीक है। जलवायु चरम है पर वर्षा कम की बात कर रहे हैं और लोग चलवासी पशुचारक हैं। अब देखो ये घास के मैदान है, ये घास का मैदान है, ये सब घास के मैदान वाली बात दी है, लेकिन वर्षा कम कहां पे है, तो मध्य एशिया में जो स्टेप जो है ना, स्टेप, मध्य एशिया स्टेप जो है, वहां क्या है, वहां चलवासी पशु चारावाहक हैं और वहां वर्षा कम होती है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ऑप्शन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर 14 किसकी बात कर रहा है, मध्य एशियाई स्टेपी जलवायु वहां होगी, ठीक है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित किस युग्म का मिलान सही है। आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा,
भाई साहब उल्टी बात कह रहे हो। भूमध्य सागरीय प्रदेश में तो सर ने 4 बार बता दी, गर्मी में ना वर्षा होती जी, ठंडी में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वो पूछ रहा है कौन सा सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न, मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल नहीं। मानसूनी क्षेत्र में क्या होगी, पूरे साल थोड़ी ना वर्षा। जैसे अपने यहाँ मानसूनी, हमारी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो क्या हमारे यहाँ पूरे साल वर्षा होती है? नहीं, एक निश्चित समय में वर्षा होती है। यह भी गलत हो गया। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े में वर्षा, यहां तो जी वर्षा के नाम निशान ना है, बहुत कम वर्षा होती है, ये भी गलत हो गया। तो सही पूछ रहा है कौन सा है, तो बी सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या है, गरज के साथ डेली वहां वर्षा होती है। मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद का समय, उस समय में वर्षा हो जाती है, तो बी ज्यादा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। कर लेंगे साहब विचार। मानचित्र में 4 छाये क्षेत्रों में वह क्षेत्र जहां की विशेषता क्या है, तप्त शुष्क ग्रीष्म, मतलब क्या है, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ेगी, अपने यहां तो बारिश हो जाती है, यहां बारिश नहीं होती, मतलब शुष्क होगी, आर्द्रता मौसम में नहीं है, तथा हल्की तथा नम शीत। शीतकाल में मौसम कैसा है, नम है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, अंकित किया गया है। अब देखो, ठंड में वर्षा की बात कर रहे हैं और गर्मी में कह रहे हैं और ज्यादा गर्मी है, शुष्कता है मौसम में। तो ठंड में वर्षा कहां हो रही है, ठंड में वर्षा हो रही है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र मैंने आपको कौन से बताए, या तो ये देखो, ये भूमध्य सागर है, ये वाले क्षेत्र हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर ये दक्षिण पश्चिमी जो मेरा क्या कहते हैं अमेरिका है वाला एरिया। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें पहला वाला जो इंगित किया गया है वहां इस प्रकार की वर्षा होगी। और अगर आपसे पूछ ले, मान लो ये मानचित्र हटा दे, यही प्रश्न रिपीट करके पूछ ले किस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्न देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो इनमें से किस में सर्दियों के मौसम में वर्षा होगी? यहां नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। उसका हालांकि कारण अलग है ना, लेकिन नॉर्वे के मौसम में सर्दी, यहां तो लगभग सर्दियां ही रहती हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम में वर्षा कहां होती है, नॉर्वे में होती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, वर्षभर आर्द्र सूडान, ग्रीष्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु ईरान, वर्षभर शुष्क ऋतु। नहीं, देखो इटली में क्या है, इटली भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु है, वहां क्या होगी, गर्मी शुष्क होगी। गर्मी के मौसम में वातावरण में नमी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गर्मी में बारिश हो ही नहीं रही है। और जाड़ों में क्या होगी, जो शीत ऋतु होगी वो क्या होगी, आर्द्र होगी, वातावरण में आर्द्रता होगी। मतलब क्या हो गया, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा पूछ रहा है आपसे सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सुमेलित है, बाकी सब गड़बड़ है। ठीक है, बाकी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देंगे। अब देखो सबसे पहले जो पता है उसको मिलाते हैं। कैलिफोर्निया भी मेरे अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले हिस्से में है, तो ए का हो जाएगा पहला। ठीक है, ए का हो जाएगा पहला। उसके बाद जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है, उष्ण मरुस्थल है, मरुभूमि है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मरुस्थल है, विभिन्न प्रकार के गिब्सन है, कई उनके नाम है, डेजर्ट है, इस तरीके से हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगी, उष्ण मरुभूमि। यानी ए का पहला होगा, बी का चौथा होगा। ए का पहला, बी का चौथा, बी में है, बी सही हो गया। सी क्या हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी है, और अपना पड़ोसी है और किसमें, माफ कीजिएगा, किसमें स्थित है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। तो इसका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सी का हो जाएगा 2, इसमें है। बचा डी, डी का क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। ठीक है, साइबेरिया वैसे भी ऊपर पड़ता है, शीतोष्ण एरिया में पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 19 का। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जलवायु की किस्म, और वही देखो, फिर वही सवाल देख रहे हो, रिपीट, मतलब पहले वो चीज इधर थी, ये इधर थे, अब वो उधर हो गए, वो कि ना जी तू मेरी कुर्सी ले ले, मैं तेरी कुर्सी ले लेता हूं, नया सवाल बन जाएंगे। चलो खैर, विश्वतीय भूमध्य मानसून सवाना। देखो कैलिफोर्निया जो है वो क्या है, भूमध्य सागरीय है। ए का क्या होगा, बी, सॉरी बी का क्या होगा, पहला होगा। बी का पहला देखो किसमें, ए में, यहां आंसर मिल गया। फिर भी देख लेते हैं आगे। विश्वतीय जो है कांगो, जब आप देखोगे कांगो, जायरे, ये सब, या क्या कहते हैं, जायरे का दूसरा नाम क्या है,
कांग वही है ना। तो ये सब कहां पड़ते हैं, ये सब विषुवत रेखीय जलवायु के आसपास पड़ते हैं, विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद सी देखो, मानसूनी जलवायु, अभी पिछले सवाल में भी बांग्लादेश था, वहां उष्ण कटिबंधीय दे रखा था, यहां मानसूनी दे रखा है, तो बांग्लादेश सही हो जाएगा। या इसकी जगह भारत भी दे दे, मान लो सवाल नया करना हो, भारत दे दे यहां, तो सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, सवाना कहां है, सूडान जैसे उसमें। ई का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार ही करना है कथनों पर। इतने सारे लोग देख रहे हो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, गलत बात है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहो कि देखो भाई नया मास्टर है, मतलब मास्टर तो पुराना है, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, इससे पढ़ लो, नए चैनल पे नई चीज शुरू की है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब साझा कर सकते हो। अगर आपको मजा आ रहा है, आप लोग लिखते हो सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, तो भाई इसको और लोगों को भी तो अच्छा लगवाओ, सिर्फ अपने अच्छे लगने तक थोड़ी सीमित है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। भाई साहब भूमध्य रेखा में तो ना 2 ही ऋतु होती हैं, क्या, या तो सर्दी है या गर्मी है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। और देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा, ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि सर आप बार बार बोल रहे हो, 4-5 बार बोल दिए, अब तो हमें भी याद हो गई कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वहां कब वर्षा हो रही है, वहां जाड़ों में वर्षा हो रही है, ठंड के समय वर्षा हो रही है। दूसरा डेफिनेटली गलत है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में उड़ाओ, दो कहां ये गया, ये अरे सब कट गया क्या, नहीं, डी रह गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही आंसर हो जाएगा। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। उष्ण, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को स्टार मान लो, इसको याद रखोगे, कई बार पूछा जाता है। चीन की तरह की जलवायु जो है वहां पूरे वर्ष भर क्या होती है, वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर, हमें ज्यादा लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा हो रही है, टनाटन बात है। अब तो याद हो गया सर, आपने कई बार बता दिया। जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, तो ये भी सही है, पछुआ हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से वर्षा हो रही है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जिसमें ज्यादा समझाने वाली नहीं है ना, सर जबरदस्ती समझाओ, आप तो सवाल समझा ही नहीं रहे, सीधे आंसर लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है, समय भी तो जरूरी है। चलो, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, फिर वही, मतलब आप देख रहे हो लगभग मतलब 50% से ज्यादा सवाल अब तक हमने इसी एक लाइन, इस एक कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए कि भूमध्य सागर में कब बारिश हो रही है, जाड़ों में बारिश हो रही है। तो फिर वही कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत में, जाड़े में होती है, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। क्यों खुले रहते हैं उत्तर पश्चिम के, क्योंकि वो जलधारा वाला सिस्टम होता है, वहां एक गर्म जलधारा पहुंच जाती है जो वहां के आसपास के क्या करती है, मामले को ठंडा कर देती है, नॉर्मल कर देती है, मतलब गर्म कर देती है। तो बात सही है, उत्तर पश्चिम के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती रहती हैं, ये भी बात सही है। जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो साल भर यूरोप के ऊपर से बहती हैं, लेकिन इस वजह से बंदरगाह खुले नहीं रहते। मतलब क्या है, बात दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये सेकंड वाली लाइन बताने के लिए ना मुझे पूरी हवाएं बनानी पड़ेंगी, सब कुछ बनाना पड़ेगा, 10 मिनट चले जाएंगे, तो मैं ये बात यहां नहीं समझाऊंगा। ये एनसीईआरटी वाली जो मैं क्लास कराता हूं उनमें बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिसके कॉन्सेप्ट वीक है वो वहां के कॉन्सेप्ट समझ लिया करे, ठीक है। चलो, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं, ठीक है। महीना दिया गया है, तापमान दिया गया है, वर्षा दी गई है, औसत तापमान दिया गया है, औसत वर्षा दी गई है। निम्नलिखित में से उपयुक्त जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेश को पहचानिए। अब आप एक चीज देखो, क्या चीज देखो कि भाई साहब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखो यहां वर्षा क्या है, गर्मी के दिनों में क्या है, वर्षा न्यूनतम है, और जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी में क्या है, जनवरी फरवरी में भाई साहब वर्षा मैक्सिमम हो रही है, जनवरी फरवरी में वर्षा मैक्सिमम। तो जाड़ों में वर्षा कहां होती है ये पकड़ना है यहां से। अब देखो, मतलब ये अब एक तरह से रीजनिंग का भी सवाल हो गया, भाई साहब आप देख रहे हो, डिटेल देख रहे हो, फिर समझ रहे हो। तो जाड़ों में वर्षा कहां सबसे ज्यादा होती है, जाड़ों में वर्षा सबसे ज्यादा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित जलवायुओं में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। अब देखो क्या चक्कर है, दाब पेटियां कल वाली, शायद पिछली वाली जो भूगोल की क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाई थी, दाब पेटियां स्थानांतरित भी होती रहती हैं। कैसे, जैसे जैसे
माफ कीजिए, जैसे जैसे सन की स्थिति क्या होती है, स्थानांतरित होती है, जैसे जैसे सन की स्थिति स्थानांतरित होती है उसी प्रकार से क्या होता है, दाब पेटियां भी स्थानांतरित होती रहती हैं, हल्की हल्की ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, तो जो हमारी मानसूनी जलवायु है, जब कभी मानसून पढ़ने का मौका हमें इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, कभी मानसून हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो लो प्रेशर बेल्ट है वो नीचे की तरफ आके और ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है और किस प्रकार से मानसूनी हवाओं को आकर्षित करती है। तो इसमें क्या आंसर है, कौन कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है, तो एक तो मानसूनी जलवायु संबंधित है। ठीक है, और दूसरा भूमध्य सागरीय जलवायु भी इसी प्रकार से संबंधित है। क्यों, क्योंकि भूमध्य सागर में भी जो उत्क्रमण हो रहा है, गर्मी में हवा इधर से इधर चल रही है, जाड़ों में हवा इधर से इधर चल रही है, उसका भी मेन रीजन यही है, वो भी वही दाब पेटियों के स्थानांतरण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। समझ में आ गया हो? ठीक है, वरना इस प्रकार के सवाल एक दो रख लो दिमाग में। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, मैं जो बोल जाता हूं आप समझ लेते होगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तब मैं समझ पा रहा हूं, आपको नई बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे 2-4 सवाल होते हैं। ठीक है, अब कम समय में तो आप इसी प्रकार से कर पाएंगे। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में कौन सा सही क्रम है? जायरे या कांगो आपसे कह रहा है भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, वहां से आप कहां जा रहे हो, वहां से आप नीदरलैंड्स जा रहे हो, मतलब यूरोपीय जलवायु वाले एरिया में जा रहे हो, तो आपको किस प्रकार की चीजें मिलेंगी, कैसी जलवायु मिलेगी? तो सबसे पहले जो मुझे जलवायु मिलेगी वो मिलेगी मुझे कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी पहले उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी, बाद में सबसे पहले मिलेगी भूमध्य रेखीय जलवायु, क्योंकि भाई साहब खुद भूमध्य रेखा के आसपास हैं। तो सी गया, डी गया, एक वाले बच गए। भूमध्य रेखा के बाद कौन सी जलवायु मिलेगी मुझे? फिर मिलेगी मुझे, क्योंकि ऊपर सहारा का मरुस्थल आ जाएगा। अब ये मैप का सवाल है, मैप दिमाग में होगा तो हो जाएगा। फिर 3 मिलेगा, एक के बाद 3 किसमें? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या मिलेगी? भूमध्य सागरीय, और सबसे लास्ट में क्या मिलेगी? पश्चिमी यूरोपीय जलवायु मुझे मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसार का आर्द्रतम स्थान है। तो आपको पता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी, सबसे ज्यादा बारिश पूरे विश्व में हमारे यहाँ खासी की पहाड़ियों में चेरापूंजी या क्या कहते हैं, मासिन राम या मानिस राम, कहीं कहीं लिखा मिलेगा, वहां होती है। याद कैसे रखोगे? गारो, खासी, जयंतियां 3 पहाड़ी हैं। मानिस राम जो है या चेरापूंजी जो है किस पहाड़ी में है? तो भाई साहब खांसी पहाड़ी में है। इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, लौंडे को खांसी हो गई, है ना, लड़के को क्या हुआ? खांसी हो गई। तो खासी पहाड़ी आप याद रखोगे, खासी पहाड़ी के आसपास है मानिस राम, है ना, मासिन राम या मानिस राम। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मानिस राम है, मासिन राम है। मासिन राम ना दिया हो तो आप चेरापूंजी लगाओगे। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो इस समय जो सवाल पूछा गया था बयोयांस था, आजकल बोस्टोग है। बोस्टोग सबसे ठंडा स्थान माना जाता है आजकल। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान वो है। फिर भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वो भी बात सही है, तो वो ऐसे याद रख लोगे। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूची मिलाना तो बाएं हाथ का खेल है। देखो, अत्याधिक गर्म, अत्याधिक ठंडा, अत्याधिक वर्षा, अत्याधिक सूखा। भाई साहब जो सहारा का मरुस्थल है ना, सहारा का मरुस्थल है, सूखा पड़ता रहता है जी यहाँ, तो डी का 4 होगा पहले। ठीक है, अत्याधिक वर्षा, सर बार बार आप बताते चल रहे थे, या तो मासिन राम होगा या चेरापूंजी होगी। ये तो जी मुझे कंफर्म पता है। सी का दूसरा ढूंढूं किसमें है, तो सी का दूसरा इसमें हो गया। अभी ये में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये अत्याधिक गर्म भी हो सकता है ना, ये अत्याधिक गर्म भी हो सकता है, डी ये वाला इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो लेकिन ये कंफर्म है कि अत्याधिक वर्षा इसमें हो रही है। अब अत्याधिक ठंडा कौन सा है जी? अंटार्कटिका होगा अत्याधिक ठंडा। इनमें सब में ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा अंटार्कटिका होगा। मतलब सी का दूसरा होना चाहिए, बी का तीसरा होना चाहिए। देखो, बी का तीसरा है। अब अत्याधिक सूखा क्या है? चिली वाला एरिया भी हो सकता है। और अत्याधिक गर्म, सहारा का जो एरिया है, सहारा का जो मरुस्थल है, वो सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, इनके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 30 का। अगला सवाल देखते हैं, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात की हुई निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा करती है? मतलब भाई साहब उसकी बात कर रहे हैं। ये अल्नीना लानीना 2 आइटम होते हैं, है ना, अल्नीना लानीना 2 आइटम होते हैं। डिटेल में कभी भारतीय मानसून पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अल्नीना लानीना 2 भाई हैं, बहन है, कुछ भी मान लो, जो हमारे भारतीय मानसून को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। याद कैसे रखूं सर, किसमें वर्षा ज्यादा हो जाती है, किसमें वर्षा कम हो जाती है? तो ऐसे याद रख लो, ला नीना है, उससे कह रहे हैं ला भाई वर्षा लेके आ,
हमारे यहाँ बारिश कम हो गई, बारिश लेके आ। तो लाल नीना जब होगा ना तो उसमें बारिश और ज्यादा तेज आएगी, मतलब मानसून की स्थिति प्रबल हो जाएगी, वर्षा और ज्यादा तेज होगी। लेकिन अल नीनो जब होगा तो उसमें क्या होगी, वर्षा कम होगी। अब एक में ज्यादा होती है, एक में कम होती है, तो आप याद रख लो ला नीना। बोले क्या मंगा रहे हैं, बोले ला बारिश लेके आ जी, तो बारिश लेके आ रही है इसलिए ला नीना। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बिरल, क्षीण, है ना, इस तरह के शब्द यूज किए, मतलब मानसून क्या हुआ, कम हो गई, वर्षा क्या हुई, कम हो गई। तो वर्षा किससे कम होगी, ला नीना से, तो बढ़ जाएगी अल नीनो और दक्षिणी दोलन। ये भी एक आइटम होता है हिंद महासागर में होता है, मानसून का मैटर है, अभी छोड़ते हैं। हमें याद करने जैसी चीज है, बिरल और क्षीण मानसून कब होगा, अल नीनो से होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से कैसे भिन्न है, तो दोनों में तुलना करा रहे हैं, देख लेते हैं। ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है ना भाई। ला नीना तो गर्म टेम्परेचर से होता है, गर्मी के कारण ही तो फिर वो और ज्यादा वर्षा बढ़ा देता है, तो ये गलत है। ला नीना ठंडे रूप से होता है, ये गलत है। अगला देखते हैं। अल नीनो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, किंतु ला नीना का मानसून की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसी बात है, मतलब देखो यूपीएससी का सवाल है, इतना यहां से लेकर यहां तक तो कथन सही है, लेकिन यहां से जो किंतु घुसेड़ दिया ना इन्होंने, ये गलत हो गया। तो किंतु गलत है जी, ला नीना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और हम पागल हैं, हम पढ़ रहे हैं ला नीना। ठीक है, तो ला नीना क्या होता है, ला और वर्षा लेके आ, मतलब वो और ज्यादा वर्षा की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात, ला नीना नीना वाली, इसीलिए बता देता हूं। चलो खैर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जी ना तो एक सही है ना दो सही। अरे तो ऐसे सवाल देते क्यों हो जिसमें एक भी सही ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अल नीनो बनता है, तो अल नीनो कहां बनता है, याद रखना प्रशांत महासागर में बनता है, प्रशांत महासागर में बन रहा है, फिर घूम घाम के हमारी तरफ आ रहा है, हमारे मानसून को प्रभावित कर रहा है। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लो, ये पूछ रहे हैं कि अल नीनो कहां बन रहा है, तो अल नीनो मेरा कहां बन रहा है, प्रशांत महासागर में बन रहा है। अगला सवाल देखते हैं। फिर दिया है भाई साहब, फिर तापमान दे दिए, निम्नलिखित तापमान और वर्षा के आंकड़े। अब देखते हैं वर्षा कब कब ज्यादा पड़ रही है। भाई साहब जाड़ों में वर्षा ज्यादा हो रही है, देखो, ठीक, और ये रहे गर्मी में वर्षा मतलब न्यूनतम ना है। अब जैसे अगर ये भूमध्य सागरीय जलवायु होती ना, भूमध्य सागरीय जलवायु होती तो यहां वर्षा बिल्कुल जीरो हो जाती, गर्मी में कतई होती ना है ना, बिल्कुल नहीं होती है। और अगर उष्ण कटिबंधीय होती तो हमेशा वर्षा समान सी रहती है ना, उष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय वर्षा हमेशा समान सी रहती। तो ये होगा, वैसे वर्षा होती है लेकिन जाड़ों में ज्यादा होती है। ये है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की विशेषता। पश्चिमी यूरोपीय, और चीन में क्या होगी, वर्ष भर चलती रहेगी। चीन में वर्षा क्या होती है, वर्ष भर चलती रहती है। और पश्चिमी यूरोपीय जो जलवायु है उसमें जाड़ों में ज्यादा हो जाती है और उसमें उस समय कम रहती है गर्मियों में। तो वही सिस्टम है। और टेम्परेचर देखो मेंटेन है बिल्कुल 6 से लेकर 15 तक, टेम्परेचर भी बिल्कुल पश्चिमी यूरोप जैसा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जलवायु दशाओं पर विचार कीजिए। अगला फिर हमसे जलवायु दशाओं वाला पूछ लिया। देखो ये क्या है, इसमें देखो, इसमें वर्षा का पैटर्न। अब जो मैं बोल रहा हूं ना कि यहां ऐसे वर्षा हो रही है, यहां ऐसे, इसको लिख लो उसके ब्रैकेट में, जो पिछला ऑप्शन टिक लगाया बैक करो और लिख लो सर ने क्या विशेषता बताई इसकी, उसी हिसाब से। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित जलवायु को देखो। अब यहां देखो, यहां भाई सब जून जुलाई में वर्षा तेज हो गई और वर्ष भर वर्षा है। ठीक है, टेम्परेचर देखो, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, जाड़ों में टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो ये कहां की विशेषता है, ये है चीन प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों की विशेषता। ठीक है, मानसूनी प्रकार में तो क्या होगा, मानसूनी प्रकार में यहां वर्षा होगी ना, बिल्कुल जून जुलाई में ही होगी, है ना। उष्ण मरुस्थल में क्या होगा, वहां बिल्कुल कतई वर्षा नहीं होगी। और भूमध्य रेखा वाले में क्या होगा, वर्षा हमेशा नॉर्मल होती रहेगी। ठीक है बच्चा, ये तो चीन के प्रकार जैसे क्षेत्रों में क्या होगा, गर्मियों में वर्षा तेज हो जाएगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जाड़ों में वर्षा कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। तो ये चीन सदृश वर्षा हो गई, 35वें का आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी आपसे यही पूछा है, इसमें भी यही पूछा है। तो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है, नीचे दिए हुए ग्राफ में माध्य में औसत ताप और माध्य वार्षिक वर्षा दर्शित की गई है। तो इसमें भी ये पहले आते थे, अब आजकल खैर ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छे सवाल हो सकते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम लगेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी वही सिस्टम लगेगा और इसका आंसर क्या होगा, आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा लगातार हो रही है। और जून जुलाई में देखो क्या हो गया, जून जुलाई में बारिश ज्यादा हो गई तो तापमान क्या हो गया, तापमान मेरा थोड़ा सा कम हो गया ना, उसी वो सिस्टम देखा, वर्षा थोड़ी सी क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय एरिया की बात हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 36वें का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं।
हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो हेकिस्टोथर्म उनको बोलते हैं जो बहुत कम ताप पे पौधा उगता है। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। ऐसे एक परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप क्या होता है, इसके बाद शून्य नहीं होना जी, मतलब मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं परम शून्य, लेकिन ये परम शून्य नहीं, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, उगते हैं हेकिस्टोथर्म पौधे जो होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम ताप पर। अगला देखते हैं, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका था। अब ये मतलब थोड़ा सा वैसा सवाल हो गया, यूजीसी नेट वेट वाले ऐसे सवाल आते हैं। हालांकि ये कथन किसका है, ये कथन ट्रिवार्था का नहीं है, कोपेन का है। अगर मैं सही हूं तो ये कथन है कोपेन का है, ट्रिवार्था का नहीं है, ठीक है, कोपेन का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का, कोपेन का कथन है। ये यूजीसी नेट वाइट वाले में आते हैं सवाल, क्या सर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा दी है, तो मैं राजनीति विज्ञान से नेट जेआरएफ हूं, मैं राजनीति विज्ञान से हूं, है ना। भूगोल मेरा पसंदीदा या कह सकते हैं वैसा विषय नहीं है जिसमें मैं क्या नेट हूं, है ना, क्योंकि मेरा जो परास्नातक है वो मेरा राजनीति विज्ञान से है, उसी में मैं एमए हूं, नेट हूं, जेआरएफ हूं, उसी में हूं, और वर्तमान में शोध विद्यार्थी भी हूं। खैर चलो, तो वनस्पति जलवायु का इस प्रकार के जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं उसमें भी आते हैं कि फलानी लाइन किसने कहा, है ना, मनुष्य स्वार्थी प्राणी है, बताइए किसने कहा, तो यार अरस्तु का बहुत फेमस कथन है। इस प्रकार के सवाल आते हैं। खैर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, है ना, नहीं पूछ रहा है भाई साहब किस में नहीं है, तो हम जानते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली में भी है। भूमध्य सागरीय जलवायु एक तो भूमध्य सागर वाले एरिया के आसपास रहेगी, और कहां रहेगी, और जो मेरी रहेगी मध्य चिली में रहेगी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में रहेगी, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में रहेगी, ये वाले हिस्से जो हैं कैलिफोर्निया में रहेगी, है ना, ये वाले हिस्से भूमध्य सागरीय जलवायु के हैं। तो केप टाउन आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ये साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, ये भी सही है। एलिडेड भी होगा, लेकिन पंपास जो होंगे वो नहीं होंगे, क्योंकि ये पंपास तो कहां चला जाएगा, ये शीतोष्ण जलवायु वाले एरिया में चला जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़े शीतोष्ण ठंडी एरिया वाले में, तो यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 39 का डी। अब आपको क्या पता, मैप भी पता होना चाहिए, है ना, और सिस्टम थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कहां क्या है कैसे है, तो ये एक भाई जटिल विषय है ना। मैप अगर आपका बढ़िया है ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। मैप पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, और मैप लगभग 30 से 35 कक्षाओं में खत्म होता है, तो मुझे समय मिलेगा, है ना, बाकी जैसा संस्थान का आदेश होगा जो कक्षा आपको पढ़ाने का, उस हिसाब से कार्यक्रम आगे चलेगा। खैर, दूसरा चैप्टर आ गया मृदा, 15-17 के सवाल होंगे, इसको भी आज का खत्म कर लेते हैं। मृदा क्या है, ठीक है, मिट्टी की बात चल रही है। देखो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, मतलब कौन कितना जल ग्रहण कर सकता है। तो जो चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, मृत्तिका जिसको बोलते हैं, मृत्तिका बोलते हैं, भाई साहब चिकनी मिट्टी है, जल पिला लो उसको खूब, लेकिन जो रेता है जरा सा जल पिलाइयो तुरंत बाहर निकल जाता है। जैसे रेते में अगर आप एक रेता इकट्ठा करो, एक मिट्टी लो, मिट्टी में जल डालो, जल बाहर नहीं आएगा, रेते में जल डालो, जल बाहर आ जाएगा सेम क्वांटिटी का। तो रेते की जल धारण क्षमता क्या हो गई, सबसे कम हो जाती है, या बालू, और मिट्टी की जो मृत्तिका होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, बालू इसमें नहीं, गाद की तो बालू से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो जो मिट्टी जितनी ज्यादा जल धारण कर पाएगी उसकी कैपिलरी वाला सिस्टम, कोशिकत्व वाला सिस्टम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा जल धारण कर पा रही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, तो कैपिलरी सबसे ज्यादा उसमें होगा। मृदा संरक्षण व्यय प्रक्रम, संरक्षण किसी भी चीज का करें, पर्यावरण संरक्षण मतलब उसको संरक्षित करना, सही करना, नुकसान से बचाना, तो ये सब संरक्षण की चीजें हैं। तो मृदा संरक्षण व्यय प्रक्रम है जिसमें क्या कर रहे हैं, बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तन नहीं, मृदा परिवर्तित होती है नहीं, मृदा अपर्दन होता है नहीं, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मृदा को नुकसान से संरक्षित कर रहे हैं तो वो मृदा संरक्षण है। अगला देखते हैं, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो टेरारूसा एक प्रकार की मिट्टी वाला ही सिस्टम है, तो चूने से इसका निर्माण होता है, जो चूने वाले एरिया होते हैं ना जिनमें चूना मिट्टी होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जहां चूना पत्थर होता है, पानी रिस रिसा के वो जो है टेरारूसा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मतलब एक टर्म है, इसको कठिन सवाल हम कह सकते हैं, लेकिन आप दिमाग में रखोगे, मान लो रिपीटेड अगर सवाल आ जाए वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये घटना चक्र रटने या पढ़ने या समझने का मेन उद्देश्य यही है कि रिपीटेड सवाल आए तो गलत ना हो बाबू, ठीक है। चलो, मृदा विक्षालन की सबसे बड़ी समस्या कहां पे है, तो मृदा विक्षालन की सबसे बड़ी समस्या कहां पे होती है, इसका आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा विक्षालन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मृदा विक्षालन सबसे ज्यादा क्या होता है, मृदा विक्षालन मतलब मृदा का जो है एक तरीके से
उसको क्या बोलना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाना, इस तरीके से, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं, धूप जमीन तक पहुंच नहीं पाती, मृदा में जो है पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। चलो, हेलोफाइट्स, तो भाई साहब मैंने आपको पहले भी बताया, जहां हेलो आ गया वहां नमक आ गया। हेलो का मतलब होता है नमा, हेलियो आ गया, हेलियो का मतलब होता है सन, हाइड्रो आ गया, हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो इस तरीके के शब्दों को आप याद रखेंगे। तो हेलोफाइट्स किस में अच्छी वृद्धि करते हैं, तो क्षारीय मिट्टी जो होगी, जो नमक वाली मिट्टी होगी उसमें अच्छी वृद्धि करेंगे हेलोफाइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा के नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो मृदा में नाइट्रोजन का क्या काम होता है, नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं और उससे क्या होता है, पौधे की हेल्थ के लिए और सब चीजों के लिए वो यूजफुल होते हैं, है ना। नाइट्रोजन यूजफुल होती है। तो कैसे बढ़ेगी, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है ना। जब यूरिया का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, फिर वो अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा वो यूजेबल बन जाएगी बाद में नाइट्रोजन, है ना। मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, भाई साहब कोयला जलाओगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी, SO2 वगैरह रिलीज होती है, ये नहीं होगा। वनस्पति की मृत्यु, तो वनस्पति की मृत्यु होती है, उसमें भी अपघटन के पश्चात नाइट्रोजन उससे भी रिलीज होती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 होना चाहिए। 46 का देखो 1 और 3 है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन जलाने से थोड़ी नाइट्रोजन बन रही है, ऑप्शन नंबर सी। 47, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। ये तो पहला ही सवाल था, हम पढ़ के आए थे कि मृत्तिका जो थी वो सबसे ज्यादा जल धारण कर रही थी, बात सही है, ठीक है, अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्राक्ष बड़े आकार के पाए जाते हैं, रंध्र नहीं, जो उसमें मृत्तिका होती है ना, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसके कारण क्या है, उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मतलब कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 47 का। अगला सवाल देखते हैं, भू संरक्षण की परिरेखण बिंधन विधि प्रयोग कहां होती है। देखो सवाल कैसे परिरेखण परिबंधन जो विधि है वो यूज होती है पर्वतीय एरियाओं में। पर्वतीय एरियाओं में यूज होती है। यहां क्या करते हैं, जैसे पर्वत का ढाल हुआ, ढाल पे क्या करा इन्होंने, ढाल पे यहां मेड़ बना दी, फिर अगले ढाल पे मेड़ बना दी, तो पानी जो है ना उतने तेजी से मिट्टी काट नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें कहीं है प्रबल क्रिया के अब सन्निकट नहीं, अपतरण मैदान नहीं, कुछ नहीं होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में यूज होती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। कहां के लिए होता है, अगला देखते हैं। जब नहीं दिया है तो उपयोग में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, यही तो काम हमें आता है, खाली सूचियां मिलानी तो सीखे। पॉडजोल, चरनोजम, स्पॉटजोल, लेटेराइट, मिट्टी दी है, कहां कहां मिल रही है। जो लेटेराइट है वो पता है सर मुझे, उष्ण एवं आर्द्र एरिया में, क्योंकि अपने यहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उष्ण एवं आर्द्र एरिया में। तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। डी का तीसरा देखो किसमें, एक में ही है, आंसर मिल गया। फिर भी देख लेते हैं, पॉडजोल जो मिट्टी होती है वो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जो ज्यादा ठंडी वाले एरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चरनोजम होती है वो समशीतोष्ण शीत एरिया में पाई जाती है, और जो स्पॉट सोल मेरी होती है वो कहां पाई जाती है, आर्द्र शीतोष्ण सम, ठीक है। ये मतलब शीतोष्ण एरिया को 2-3 तरीके से विभाजित कर दिया है। थोड़ा टफ क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। ये राजस्थान वाले क्वेश्चन वैसे भी थोड़े से बवालू टाइप रहते हैं, खासकर इतिहास के देखो तो उनमें जाने क्या 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 आंसर सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब अगर मुझे यहां लेटेराइट भी पता होगा ना, बेसिक बात भी पता होगी, तो मेरा सवाल सही हो जाएगा। डी का पहला एक, डी का तीसरा एक में ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब ये जब सवाल आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम ध्यान में रखते हुए ले चलें। अगला सवाल देखते हैं, अभिकथन ए दावा, वाह दावा। चलो, केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, केंचुए तो खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि उनके मल भी काम का, और जो खाते हैं उसके द्वारा यूरिया उत्सर्जित करते हैं वो भी मिट्टी के काम की, ठीक है। तो ये तो बात गलत है जी। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर देते हैं, इसे नरम बना देते हैं। महीन कण कर देते हैं तो क्या होती है, इसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, यूरिया भी मल के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, कारण सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर बहुत कम होता है ना, कि कथन गलत हो कारण सही हो, प्राय कम होता है, लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा 50 का डी। अगला सवाल देखते हैं, 4-5 सवाल और रह गए हैं। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है, जल धारण क्षमता को क्या करेगा, बढ़ा देगा।
गंधक चक्र की मृदा में कोई भूमिका नहीं होती। भाई गंधक चक्र भी तो चक्र है, सारे चक्रों की मृदा में कुछ ना कुछ भूमिका है ना, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जहां ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आया ना, बिल्कुल नहीं होता, कोई नहीं होता, संपूर्ण रूप से होता है, वो प्राय गलत स्टेटमेंट होते हैं। यूपीएससी वाले इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, और इस बार एलिमिनेशन ने सब मामला गड़बड़ कर दिया था पेपर में। खैर फिर याद रखोगे पीसीएस वाले तो अभी यहीं तक सीमित हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भूमिका नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगी। तो 2 गलत हुआ, 2 को उड़ाओ, ये गया, और पहला भी हम देख रहे हैं गलत है, कम नहीं बढ़ाता है, तो केवल 3 सही आंसर हमें मिल गया। फिर भी देख लेते हैं। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। लवणी भवन क्या होता है, आप अगर गांव देहात के आदमी हो, अपने खेत में खेती वेती करते हो, सिंचाई विचाई करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप सिंचाई करते हो तो कुछ प्रकार की मिट्टी के ऊपर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट सा वो हो जाता है। आप थोड़ी बहुत सिंचाई करे आए, व्हाइट व्हाइट सा सिस्टम आ गया मिट्टी के ऊपर, तो वो क्या है, वो लवण है एक तरह से। तो अगर कम सिंचाई कर दोगे तो वो ठीक से क्या होगा, उनका निक्षालन नहीं हो पाएगा, ठीक से इधर उधर नहीं आ पाएंगे, ऊपर पानी भर जाता है खेत में थोड़ी बहुत सिंचाई करने से, और उसके बाद जो है वो मिट्टी में व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लवणी भवन। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा, केवल 3 सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। तो इडेफिक, क्लाइमेटिक तो आपको दिख रहा है क्लाइमेट से संबंधित है, बायोटिक आपको दिख रहा है बायो से कुछ संबंधित होगा, टोपोग्राफी अलग चीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित सिस्टम है, मृदा से संबंधित चीजें हैं, मृदा से संबंधित ज्ञान, उसका अध्ययन करने को इडेफिक बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, कालानुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। हे भगवान, ये सवाल ना 2-3 बार आया है मुझे ना, मैंने याद कर लिया है इस सवाल को, रटना जैसे कहते हैं। देखो मैंने ऐसे याद करा है कि खेती जो हम सीखे ना, मतलब अब इसका इस बात से मेरे द्वारा करे गए कथन से और इसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन याद करने के लिए तो खेती हम बाद में सीखे, तो खेतोड़ी गठन जो है ना वो सबसे बाद में है। ये है मध्य पूरा पाषाण काल में, ये पाषाण काल की बात है, उस समय की गठन है, ये सबसे बाद में है, 2 सबसे बाद में है। और जो शेर है ना, सिंघावल गठन है, शेर सबसे पहले आया है, तो मतलब सिंघावल सबसे पहले, खेतोड़ी बाद में, 4 पहले 2 लास्ट में। देखो किसमें, ऑप्शन बी में, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, है ना। ये टिपिकल सवाल है, इस टाइप के अगर कोई सवाल आते हैं तो यही टाइप वाले सवाल होते हैं परीक्षा में छोड़ने लायक। ठीक है, चलो मतलब रिपीट हो जाए तो नहीं छोड़ना है जी। सबसे पहले शेर आया, बाद में हम खेती सीखे, लगा देंगे आंसर सही। रिपीट हो जाए तो नहीं छोड़ना है ना, रिपीट सवाल को नहीं छोड़ना है। चलो, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी। तो ये भी वही नेट वाले एग्जाम वाला सवाल है, किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर होगा WM डेविस, है ना, ये मतलब स्टेटमेंट है WM डेविस। सामान्य जो पढ़ रहा है उससे अपेक्षा नहीं की जाती कि उसको इसका आंसर पता होगा भौगोलिक अपर्दन चक्र का, है ना, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, WS डेविस। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा के सवाल आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने ये समाप्त कर लिया है। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे प्रजातियां और जनजातियां, उसके बाद 3-4 क्लास हो रहे हैं, बट ज्योग्राफी आपकी लगभग समाप्त हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लग रही है भाई बताते चलो कमेंट के माध्यम से। कुछ आपके सुझाव हैं, इसके बाद आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बताते चलो, ताकि उसी के आधार पर अगला सब्जेक्ट उठाने का निर्णय लिया जाए। मेरा मन भारत के भूगोल का है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जैसा कहेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। बाकी जितना समय है पढ़ते चलिए, क्योंकि परीक्षा को बहुत कम समय बचा है। पढ़ते चलिए, खुश रहिए, रिवीजन करते चलिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।